Yeah, Assalamu alaikum students. So as usual, Walaikum Salam. always don't forget when you come, enter into the class, go to chat box and write your name. So don't delete that name and roll number. So CR will see this chat from the video. You can see I can if chat is saved, usually saved, but for some time when I open the chat of the recorded chat, there is only 2 or 3 students and nobody logged in there. So that's why that attendance may be false. Better CR should take print screen of the chat box periodically during the lecture. So you can then later on find who is present or not. Or better to keep a list of students in front of him, printed list, and call everybody and see the video on the video, and you made contact to them and call them if somebody is absent. So attendance is important, and attendance should be done within 5-10 minutes. A student should join the meeting within five, maximum 5 minutes. Late admission will not be allowed. It is disturbing. It is wastage of time. Better join before. Come 5 minutes before meeting start time, and wait when lecture starts. Now, in front of you is new lecture, new topic, and this is boiler. This is about boiler. You have seen that one of the major components of heat engines, steam power plants, is the boiler. When you go to any power plant, you will see boiler, a very huge body. It's a huge shell tank. It may be horizontal, it may be vertical. तो वर्टिकल का मतलब वो वर्टिकली खड़ा होगा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब उसका सिलेंडर फाउंडेशन के ऊपर लेटा हुआ हो। तो ये जो बॉयलर्स हैं, ये जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसके स्टैंडर्ड्स हैं। इसको बनाते वक्त भी स्टैंडर्ड का ख्याल रखा जाता है ताकि सेफ रहे इसका ऑपरेशन, क्योंकि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे स्टीम है और ये बहुत ही डेंजरस इक्विपमेंट है। इसको करीब भी नहीं जाना चाहिए, और बहुत ही ऑपरेशन के वक्त इसके जो सेफ्टी गैजेट्स हैं वो होने ज़रूरी हैं, वो चेक करने चाहिए। सेफ्टी वाल्व खासकर, ताकि ये हाई प्रेशर से फट ना जाए बेख्याली में। इतनी स्टीम और इतना प्रेशर क्रिएट हो जाए कि वो सेफ्टी काम ना करे और फट जाए, तो उस सूरत में ये बम का काम करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंजीनियर का काम सेफ्टी। इंजीनियर जहाँ भी हो उसको सेफ्टी फर्स्ट का ख्याल रखना चाहिए। ये आपके सामने एक सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। उसके अंदर कुछ डेफिनेशन है और उस डेफिनेशन से वाकफियत, उनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल लोगों को, इंजीनियर्स को चीज़ों के आम आदमियों की तरह नाम नहीं लेने चाहिए, उसको इंजीनियर की तरह नाम लेने चाहिए। और इंजीनियरिंग में हर लफ्ज़ का अपना ख़ास मतलब होता है, तो जो आम ज़बान में नहीं होता। तो नाउ डेफिनेशन ऑफ ए बॉयलर फॉर स्टीम जनरेटर। बॉयलर को स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, तो इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी बुक में स्टीम जनरेटर लिखा हुआ है। मोर टेक्निकल वर्ड इज स्टीम जनरेटर विच मेक्स स्टीम और जनरेट स्टीम। ना बॉयलर जो है एक इंजीनियरिंग डिवाइस है विच जनरेट स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। अल्फाज पे हो गए, जनरेट स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। ये नहीं कि स्टीम जनरेट हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है या प्रेशर घट रहा है। स्टीम कांस्टेंट प्रेशर पे जनरेट होनी चाहिए। और जो इट इज क्लोज वेसल, और ये क्लोज है, ओपन नहीं है कि स्टीम बॉयल हो रही है जिस तरह घर में चाय पक रही है, सालन पक रहा है और स्टीम हवा में जा रही, ये भी नहीं होना चाहिए। क्लोज वेसल होना चाहिए, जनरली मेड ऑफ स्टील। ये किसी प्लास्टिक का या लकड़ी का नहीं होगा जाहिर है, तो ये स्टील का होगा। और कुछ कॉपर के भी हुआ करते थे वो लो प्रेशर, लेकिन स्टील जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ज़्यादा लाइफ लॉन्ग है। इन विच वेपराइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यानी जो वो चीज़ जिसमें वाटर बॉयल हो रहा हो, एवेपोरेशन हो रही हो। तो ये तो चाय की प्याली में भी तो होता है, चाय की देगची में भी होता है, चैनक में भी होता है, ये वो नहीं है। तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन अ क्लोज्ड वेसल एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो बॉयलर कहलाता है। नाउ हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन may be provided by the combustion of fuel in furnace।
जिस तरह चूल्हे के नीचे आग जलाए बगैर स्टीम नहीं बन सकती, पानी गर्म नहीं हो सकता, इसी तरह बॉयलर में भी फर्नेस होती है और फर्नेस में फ्यूल जलाया जाता है। अब फ्यूल कई किस्म के होते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होती है। मसलन नेचुरल गैस है, और लिक्विड में फर्नेस ऑयल है, और सॉलिड में कोल है। कोल भी है, लकड़ी, आप किसी नाई की दुकान में जाओ लकड़ी जला रहा होता है। तो घरों में भी जो गीजर बनते हैं आजकल, दो किस्म के बनते हैं, गैस की भी शॉर्टेज हो जाती है पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिसिटी की भी शॉर्टेज है, तो लोगों ने लकड़ी का गीजर यानी 3 in 1 गीजर बनना शुरू हो गए, यानी कोयले से भी चले, लकड़ी से भी चले, और ये यानी सॉलिड फ्यूल से भी चले, गैस से भी चले, बिजली से भी चले, यानी मकसद हीट प्रोवाइड करना है। तो आपके पास जो सोर्स ऑफ हीट है उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में आप ये नहीं कह सकते जी लकड़ी खत्म हो गई, कोयला खत्म हो गया, या गैस नहीं है या बिजली नहीं है, तो हर सूरत में आपको तीनों में से एक चीज तो होगी। तो नाउ न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो सकता है बॉयलर को सप्लाई करने के लिए, हीट सप्लाई करने के लिए। जरूरी नहीं कि फर्नेस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट, जो नेचुरल जो फिशन प्रोसेस होता है उसमें हीट जनरेट होती है, उसको भी वाटर को हीट करने के लिए यूज किया जाता है। और बाकी हॉट एग्जॉस्ट गैसेस, बाज़ जगह कोई वो है गैस टर्बाइन है या कोई ऐसी चीज़ है, प्रोसेस हो रहा है जिसमें कोई गैस जल रही है और बहुत ज़्यादा गर्म गैस आप निकल रही है। इसकी मिसाल आप ले लें कि कोई डीजल इंजन चल रहा है जो बिजली पैदा कर रहा है, उसकी एग्जॉस्ट गैस को आप देखें कम से कम 350-400 डिग्री सेंटीग्रेड की वो गैस होती है। तो उसको अगर किसी ट्यूब के जरिए पानी के अंदर से गुजारें तो वो भी पानी को बॉयल कर सकती है। तो बॉयलर की हीट एग्जॉस्ट गैसेस से भी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन है, सोलर रिफ्लेक्टर बनाकर, पैराबोला रिफ्लेक्टर, तो सूरज की शुआओं को एक पॉइंट पर फोकस करके उस पॉइंट में आप वो पानी का कोई पाइप रख दें, कोई सिलेंडर रख दें जिसमें पानी भरा हो, तो दैट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो हीट सोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्यूल कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड, ऑयल, गैस और कोल भी हो सकता है, वो बिजली भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, और वो न्यूक्लियर रिएक्टर की हीट भी हो सकती है, और एग्जॉस्ट गैसेस की वेस्ट हीट भी यूज की जा सकती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी उसको हीट हासिल की जा सकती है। मेन कंपोनेंट या मेन बॉडी जो है बॉयलर की, वो एक शेल एंड ट्यूब होता है, यानी कि बहुत बड़ा टैंक है और उसके अंदर ट्यूब में है, बहुत सारी ट्यूब में, सैकड़ों हजारों, बड़े बॉयलर्स में सैकड़ों हजारों। बाकी टाइप्स मुख्तलिफ होते हैं, जहाज, बहरी जहाज़ों में भी बड़े बड़े बॉयलर होते हैं जिससे स्टीम इंजन चलता है और उससे जहाज का प्रोपेलर चलता है। और थर्मल पावर प्लांट्स में कोरद्दू प्लांट है, और साहिवाल में कादिरपुर या कादिलाबाद को ऐसी जगह है जहाँ कोल पावर प्लांट्स लगे हैं बहुत बड़े। कराची में हब पावर प्लांट है 1292 मेगावाट का, और साहिवाल का भी तकरीबन इतना ही है। साहिवाल वाला गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर है, और दुनिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो प्राइवेट सेक्टर में है वो कराची के करीब बलूचिस्तान का इलाका हब, वो वहाँ है हब पावर प्लांट, ये प्राइवेट है। अच्छा, अब आज मेन बॉडी आपको पता है शेल एंड ट्यूब होता है, और बॉयलर में एक चीज होती है जिसको माउंटिंग कहते हैं। माउंटिंग की डेफिनेशन ये है कि दीज आर डिवाइसेस माउंटेड ऑन द बॉयलर फॉर इट्स कंट्रोल एंड सेफ ऑपरेशन एंड कॉल्ड माउंटिंग्स। माउंटिंग्स आर कंपल्सरी डिवाइसेस। माउंटिंग ऐसी चीज है कि वो फैक्ट्री में बन के लग के आती हैं, बॉयलर उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि ये महंगी है उसको उतार दो, ये मैं नहीं लूंगा, बाकी बॉयलर मुझे दे दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉयलर बाकी नहीं मिलेगा आपको। वो उसके बगैर बॉयलर चलेगा नहीं, चलेगा तो फट जाएगा या धमाका होगा या डैमेज करेगा या कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो वो जो कंपल्सरी चीज़ें जो बॉयलर को कंट्रोल करती हैं, और वो है माउंटिंग्स। माउंटिंग्स में क्या क्या शामिल है, नीचे लिस्ट है तकरीबन 9 आइटम्स की। तो ये जो 9 आइटम्स हैं, अमीन रशीद साहब, you have any question? अमीन रशीद बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। सर थोड़ा सा ना ऊंचा बोले, आपकी आवाज समझ आ रही, थोड़ी स्लो आ रही है। अच्छा, मैं ऊंचा बोल देता हूँ, ठीक है जनाब। आप अब बात सुने, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का जी ज्यादा स्लो बोले। आप अपने अपने डिवाइस का वॉल्यूम भी चेक कर लें इसके नो बावजूद। सर, आप बिल्कुल ठीक है। आप अपनी अब ठीक है सर। हाँ, अपनी डिवाइस का वॉल्यूम चेक कर लें, हो सकता है आपके जिस चीज़ पे आप अटेंड कर रहे हैं, लैपटॉप है या मोबाइल है, उसका वॉल्यूम लो हो। नो सर, पहले ऐसा आवाज आ रही थी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। चलो ठीक।
अच्छा पहला ये है कि जनाब एक्चुअली मेरे घर मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद की, फिर भी घर के साथ दीवार के उस तरफ दूसरी दीवार में टक टुक इसलिए हो रहा है कि हैमरिंग हो रही है, खड्डे खोदे जा रहे हैं, वहाँ जनाब मकान बन रहा है और वो जो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है। अच्छा ना, वाटर लेवल इंडिकेटर नंबर 1, इसमें लेवल इंडिकेटर होना चाहिए, आंखों से नजर आए, शीशे के थ्रू, शीशे की ट्यूब होती है, उसमें पानी का लेवल नजर आता है कि बॉयलर आधा है, फुल है, ये पानी खत्म तो नहीं हो गया। ऐसा ना हो कि हम आग दिए जा रहे हैं, टनों के हिसाब से कोयला जला रहे हैं, गैस जला रहे हैं और वो अंदर पानी नहीं है। जिस तरह घर में सालन खुश्क हो जाता है, जल जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, बीवी रोने लगती है कि भाई खाना जल गया है, शोहर भांडे फोड़ देता है कि भाई तुमने खाना खराब कर दिया। तो ऐसा ना हो कि बॉयलर खुश्क हो और वो जल के पिघल जाए, तो उसका वाटर लेवल इंडिकेटर होना जरूरी है। सेफ्टी वाल्व्स का होना जरूरी है। सेफ्टी वाल्व्स होते हैं जो प्रेशर इंक्रीज होने पर आपसे पूछे बगैर खुद ब खुद स्प्रिंग लोडेड होते हैं, खास फोर्स आने के बाद वो खुद ब खुद खुल जाता है और जोरदार बिसल बजती है, सीटी बजती है और सारी उसकी स्टीम अंदर से खारिज होना शुरू हो जाती है। सारी दुनिया को पता चलता है कि भाई ये स्टीम बॉयलर जो है ना ओवर प्रेशर हो गया और अब वो उसमें से एग्जॉस्ट स्टीम एग्जॉस्ट हो रही है। सेफ्टी वाल्व ने काम शुरू कर दिया है और इस सेफ्टी वाल्व की पीरियोडिक चेकिंग जरूरी है। अगर वो जाम है और महीनों सालों तक यूज नहीं, उसमें जंग लगा हुआ है और वो काम नहीं कर रहा, तो फिर तो बॉयलर फट जाएगा और सेफ्टी वाल्व काम नहीं करेगी। सेफ्टी वाल्व का ऑपरेटिव होना जरूरी है। हाई स्टीम एंड लो स्टीम वाटर सेफ्टी, सॉरी, हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व्स। सेफ्टी वाल्व्स होते हैं कि लो प्रेशर हो जाए पानी में तब भी आपको वार्निंग मिलती है कि भाई ये जो ना ये फला वाल्व खोले, ये ऑटोमेटिक वाल्व खुल जाता है पानी का, इसमें पानी आना शुरू हो जाता है बॉयलर में। तो उसके बाद प्रेशर गेजेस का होना जरूरी, ये होते हैं, ये माउंटिंग है। तो प्रेशर गेजेस ये बताता है कि अंदर प्रेशर कितने है, अभी स्टीम कितने यानी कि प्रेशर बता रही है एटमॉस्फेयर से कितने ऊपर है। तो प्रेशर गेज होना चाहिए। और स्टॉप वाल्व, in case of you want to stop the steam supply, तो वो बंद कर सकें। और पानी बंद करना हो तो पानी बंद कर सकें। तो पानी खोलने बंद करने के लिए और स्टीम खोलने बंद करने के लिए एक वाल्व यूज होता है, इसको स्टॉप वाल्व कहते हैं। इसमें सर आपके घर में वो सिंक में या शावर में वाल्व लगे होते हैं, तो आप उसको स्टॉप वाल्व कहते हैं। नाउ फीड चेक वाल्व, फीड कहते हैं जो आप जिसमें बॉयलर को पानी सप्लाई करते हैं, उसको फीड वाटर कहते हैं। सर जी सर फ्यूसिबल प्लग क्या होता है? क्या चीज? अभी वहां सर ये 4 नंबर वाला। हम पहुंचे उधर, हाँ ठीक है। फ्यूजिबल प्लग मिस हो गया। फ्यूजिबल प्लग, फ्यूज का मतलब पिघल जाना। आप देख रहे हैं कि फ्यूज हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। जो इलेक्ट्रिकल को जब ओवर करंट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो फ्यूज पिघल जाता है। फ्यूज पिघलने से ये फायदा होता है कि शॉर्ट सर्किट नहीं होता और घर बच जाता है, वरना पूरे घर को आग लग जाती है। लेकिन ये फ्यूजिबल प्लग मैकेनिकल है, वो इलेक्ट्रिकल है, जिसका मैंने जिक्र किया। फ्यूजिबल प्लग का मतलब एक प्लग यानी ढक्कन है, कैप है, उस कैप में ये खासियत है कि वो परमानेंट तो है, वेल्ड किया हुआ है, लेकिन उसका मेटल वो नहीं है जो स्टील का यानी बॉयलर का है। बॉयलर स्टील का है तो आप किसी कॉपर का या पीतल का या लेड का एक फ्यूजिबल प्लग, उसको प्लग यानी माल भर के, मटेरियल भर के उसको वेल्ड कर देते हैं। होता यह है कि जब प्रेशर, ये सारे सेफ्टी चीजें काम ना करें, सेफ्टी वाल काम ना करे और अंदर इतना प्रेशर डेवलप हो जाए कि बॉयलर के फटने का खतरा है, तो वो उस खतरे को टालने के लिए वो प्लग जो आपने टांका लगाया है, जोड़ा या कोई 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 चीज प्लेट लगा के उसमें जोड़ दी है, वो इतनी कमजोर है कि वो उससे पहले कि पूरा बॉयलर फटे वो जगह फट जाती है, तो उसको कहते हैं फ्यूजिबल प्लग। समझ गया? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, आगे से। बड़े पूरा टैंक भरने के बजाय एक सुराख में आप उसको भर दें किसी मेटल से जो वो जो उससे पहले पिघल जाए, स्टील से पहले, तो और वो सेफ हो जाए, स्टील बच जाए, स्टील का जो मेन टैंक है वो बच जाए। फ्यूजिबल प्लग ये हो गया, प्रेशर गेज हो गया, स्टॉप वाल्व हो गया, फीड चेक वाल्व। चेक वाल्व का मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, चेक का मतलब नॉन रिटर्न, यानी एक तरफ पानी को अलाउ करेगा, वापस नहीं आने देगा। अगर बॉयलर में आप पानी सप्लाई कर रहे हैं वो पंप, और पंप और बॉयलर में प्रेशर बढ़ जाता है, पंप से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, स्टीम और पानी, गर्म पानी दोबारा पंप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, रिवर्स फ्लो हो जाएगा। उस रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए एक नॉन रिटर्न वाल्व लगता है, जिसको फीड चेक वाल्व कहते हैं। ना ब्लो ऑफ कॉक,
एक काक का मतलब वही बोतल के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको काक कहते हैं। तो ये बॉयलर के ऊपर एक जगह आप एक काक लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, और उसका मकसद ये है कि आप उसको काक यानी नल का टोंटी, तो उसको आप हैंडल से घुमाकर जब चाहे आप उसको खोल लें और एक्स्ट्रा स्टीम को ब्लो ऑफ कर दें। ये मैनुअल है, सेफ्टी वाल्व ऑपरेट होने से पहले आप नहीं चाहते कि स्टीम डेवलप बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको ज़ाय करके आप उसको ब्लो ऑफ कर दें। ब्लो ऑफ का मतलब उसको बहा देते। ब्लो ऑफ काक हो गया, उसके बाद मेन होल मड बॉक्स। मेन होल मड बॉक्स, आप देखें इतना बड़ा टैंक है, इतनी बड़ी डिवाइस है, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं, उसके अंदर जंग, उसके अंदर स्केल, उसके अंदर कैल्शियम और क्या चीज़ें पानी के अंदर जो हालांकि पानी आप प्रोसेस करके बेचते हैं उसमें, इसके बावजूद पानी के अंदर जो सॉलिड डिजोल्व होते हैं, साल्ट्स वगैरह, वो जमना शुरू हो जाते हैं, तो उसको सफाई की जरूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात कीचड़ भी चला जाता है फीड वाटर में, सैंड वगैरह, तो जो उसको साफ करने के लिए आप जब सर्विस करते हैं, बॉयलर बंद करते हैं, तो उसका कोई ना कोई अंदर जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, हाथ जाने के लिए, सफाई करने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मेन होल एंड मड होल। मेन होल वो जिसमें कम से कम सुराख इतना बड़ा हो कि आदमी उसके अंदर बंदर की तरह घुस के अंदर जा सके, और जिस तरह वो गटर के मेन होल होते हैं, वो सफाई वाला आपने देखा होगा, गंदे पानी में बेचारा डुबकियां लगा के वो गटर खोलता है, तो मेन होल उसको कहते हैं। और मड होल, मड बॉक्स वो होता है कि वो इसमें आदमी तो नहीं जा सकता लेकिन हाथ जा सकता है, तो उसमें बॉयलर के अंदर एक जगह नीचे रख दी जाती है, नीचे बाउल सा बड़ा सा बाउल बना दिया जाता है ताकि पानी का उसमें जो कचरा है वो उसमें बैठ जाए, और उसके अंदर एक आउटलेट बना दिया जाता है, एक कैप लगा के नट बोल्ट से बंद कर दिया जाता है। अब उस नट बोल्ट को जब आप बॉयलर बंद है, ज़ाहिर है खुली हालत में तो नहीं खोल सकते, और जब बॉयलर बंद है, पानी नहीं है उसमें या ठंडा पानी है, उसको खोल के आप उसमें कचरा वगैरह हाथ से या ब्रश से निकाल सकते, तो उसको कहते हैं मड होल। मड बॉक्स के अंदर मड होल होता है। जी रशीद साहब, अमीन साहब, एनी क्वेश्चन? बोलिए अमीन। एक बार फिर बता दें। जी आवाज नहीं आ रही, तो आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। सेकंड ब्लो ऑफ कोक। ब्लो ऑफ होग ये नल का है, आप नल का खोलते हैं, टूटी वजू करने जाते हैं तो पानी कैसे निकलता है उसमें? मस्जिद में जाते हैं या घर में तो टूटी खोलते हैं, पानी निकलता है नहीं निकलता? हेलो, जी इसी तरह आप कहीं देखें जो टैंक, चाहे आपका ग्लास फाइबर का या सीमेंट का है, छत के ऊपर टैंक है पानी का आपका? जी सर, जी प्लास्टिक का होता है। अच्छा, प्लास्टिक वाले भी होते हैं और सीमेंट के भी होते हैं। अच्छा, प्लास्टिक का जो बना हुआ है उसके बॉटम में उसके आप देखें कितने होल, कितने पाइप इन जा रहे हैं, कितने आउट जा रहे हैं, तो जो आउटलेट बॉटम में होता है उसको आप खोलते हैं तो टंकी खाली हो जाती है, होती ही नहीं होती, तो टंकी में से कचरा निकालने के लिए बॉटम में एक नल लगा दिया जाता है, तो उसको ब्लो ऑफ करने के लिए कि उसमें से कचरा निकालने, यानी कि पूरा पानी खाली करना, टंकी खाली करना, तो इसी, लेकिन ये बॉयलर का ब्लो ऑफ जो है उसको खाली करना मकसद नहीं होता। मकसद ये हो कि स्टीम, तो जब आपने प्रेशर गेज देखा ऑपरेटर ने कि उसको अगर 10 बार तक प्रेशर लाना था, अब वो 10 हो गया है और मजीद 11 की तरफ जा रहा है, तो वो क्या करता है, एक नलका खोल देता है स्टीम का, वो वाला नहीं, ये पानी वाला, स्टीम का नलका खोल देता है ऊपर बॉयलर के ऊपर से, तो वो स्टीम उसमें से लीक होना, यानी ब्लो होना। ब्लो का मतलब, ब्लो किसको कहते हैं? ब्लो होना, ब्लो फाड़ के निकल गई, तो वो आप जब आप नल खोलते हैं तो प्रेशर के साथ पानी अगर आ रहा है, बम बम की आवाज आती है, तो जब स्टीम का ब्लो ऑफ करेंगे तो आप उसमें से शू की आवाज आएगी, तो इसलिए इसको ब्लो ऑफ कहते हैं कि स्टीम का प्रेशर रिलीज करने के लिए आप कोई नल खोलते हैं, कोई उसको सुराख प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ से निकल जाए ताकि प्रेशर ड्रॉप हो जाए। क्लियर? जी सर। सर सेफ्टी वाल्व में आपने कहा है कि ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, तो वो जो स्टीम होती है वो फिर कहाँ एनवायरनमेंट में चली जाती है? ये ओपन तो एटमॉस्फेयर है, कहाँ डालेंगे, और वो सेफ जगह पे होनी चाहिए कि बंदों के ऊपर डाल दें आप उसको, वो ऊंचाई पे जो है ना पाइप लगाकर ऊपर छत की तरफ खारिज कर दें। क्लियर? ये हाँ जी, सर स्टीम से पावर भी तो जनरेट हो जाती है। स्टीम से जनरेट होती है, टरबाइन में
हमारा टॉपिक टरबाइन तो नहीं है ना, हमारा टॉपिक बॉयलर। वो हम पूरा सर्किट पढ़ चुके हैं, साइकिल पढ़ चुके हैं, बॉयलर है, ये वो है। तो हमने न टरबाइन की डिटेल भी आपको नहीं बताई, हमने कंप्रेसर की डिटेल नहीं बताई, पंप की डिटेल नहीं बताई, लेकिन एक तफसील बता रहे हैं बॉयलर। ये टरबाइन, टरबाइन के अंदर क्या होता है, पंप के अंदर क्या होता है, कंप्रेसर में क्या होता है, ये चीजें आप टू में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इस वक्त डिवाइसेस के अंदर नहीं जा रहे सिवाय बॉयलर के, क्योंकि ये सिलेबस में है, पहले नहीं था। ये आपके 2018 के बाद जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन अब भी यूईटी के बहुत से टीचरों को इसका पता ही नहीं है। मैंने तो इसके सवाल भी दिए थे, उन्होंने मतलब उसको इम्तिहान में भी दिया था। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर जगह नालायक लोग बैठे हुए हैं, इवन प्रोफेसरों के अंदर, बड़े बड़े प्रोफेसरों के अंदर, यूईटी के प्रोफेसरों के अंदर, कि एक चीज़ कॉपी एंड पेस्ट करने के अलावा उनको कुछ नहीं आता। इन्होंने यही चीज़ थर्मो 2 में भी पेस्ट कर दी है, और यही चीज़ थर्मो 1 में भी डाल दी है, और थर्मो 1 से डिलीट नहीं किया या थर्मो 2 से डिलीट नहीं किया, और ये जो है ना उधर भी है इधर भी। अच्छा, नाउ लकीर के फकीर जो काम चला आ रहा है उसी को चला रहे हैं। उन्होंने एक नया कोर्स क्रिएट किया है, HVAC, पहले था रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, उसका कोर्स का कोड नंबर चेंज कर दिया है, अंदर एक लफ्ज भी चेंज नहीं किया, कंटेंट वही के वही, जो गलत है। अच्छा, अब जो है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन अच्छा फ्रॉम एंड एट, बॉयलर तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये थर्मोडायनामिक्स की लैब में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वो तो मिनिएचर का ज़माना आ गया। हमने ये जो एनर्जी में था 1930 के ज़माने का एक बॉयलर रखा हुआ था, बैबकॉक विलकॉक्स उसका नाम कहीं आएगा, आज आप इंटरनेट पे भी गूगल सर्च कर सकते हैं बॉयलर की टाइप्स, उसमें बैबकॉक विलकॉक्स मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड है, बहुत मशहूर, मतलब अगर 150-200 साल से वो बना रहे हैं बॉयलर, और टॉप क्वालिटी का बनाते हैं। तो उसका ओरिजिनल बॉयलर पड़ा हुआ था पूरा, बहुत बड़ा, आपका जो क्लासरूम है इससे भी बड़ा, तो वो ओरिजिनल पड़ा हुआ था। अब वो कॉलेज शिफ्ट हो गया, यूनिवर्सिटी बन गई, तो वो पुराने कॉलेज में जब उन्होंने कई यानी 70 साल बाद 100 साल बाद उसको शिफ्ट करने की कोशिश की, तो वो मुझे प्रोफेसर से बात हुई जो प्रो वाइस चांसलर भी थे, डॉक्टर मुजफ्फर। मैंने कहा जी बॉयलर किधर है, वो क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे? कह रहे जी उसको हमने उठाने की कोशिश की तो वो मिट्टी बन गया, यानी वो खत्म हो गया था, और उसको उठाया तो टूट फूट गया मिट्टी की तरफ, हालांकि वो कास्ट आयरन का था। तो वो जो है बॉयलर कोर्स में है आपके। अच्छा, हम बॉयलर को तफसील से पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस भी पढ़ेंगे आगे जाके, तो टाइप्स हैं किसमें। अब ये टर्म होती है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। सर इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे? वो प्रैक्टिकल मैंने कहा मिनिएचर किसे, आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे उसमें, ये सिर्फ बुक्स में और तस्वीरों में गूगल सर्च करके देखें, और मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो हम सिर्फ एक बुक में एक टॉपिक को लेकर हम इसको इतना बड़ा नहीं बनाएंगे कि आपका इंटरेस्ट अगर बॉयलर में, तो आप जो है ना सारे 20 घंटे इसमें खर्च कर, ऐसी बात नहीं है। अब 1 घंटे 2 घंटे में इसको खत्म कर, समझे आप? काम की चीज़ें आपको, ये जो टेक्नीशियन लेवल की नॉलेज आपको नहीं चाहिए कि हाथ किधर डालेंगे, सफाई किधर करेंगे, लेकिन अगर ये लैब में है फिर तो आपको जाके पूछा जाएगा लैब में। इस तरह बहुत सी चीज़ें लैब में रखी हैं, तो वो चीज़ें तो मैं अपने लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगा कि ये इसकी ये टोटी है, इसका नल है, इसका वो है, तो ये चीज़ें लैब इंजीनियर पढ़ाएगा। ठीक है जी, मैं आपको पढ़ाऊंगा थियरी, टाइप्स, उसके थियरी, उसके फार्मूले, उसकी मैथमेटिक्स, उसकी थर्मोडायनामिक्स, समझ गया? और इंजीनियर को ये पढ़ना चाहिए। अब टेक्नीशियन लेवल का आदमी जो है, ज़ाहिर है मेरी गाड़ी देख ले, मैं थर्मोडायनामिक्स पढ़ाता हूँ, मैं हीट इंजन पढ़ाता हूँ, मैं आईसी इंजन पढ़ाता हूँ, मैं डीजल इंजन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपनी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ। मैंने कभी नट बोल्ट और पाना और स्पिनर और जैक वैक लगा के गाड़ी के नीचे लेट के मैंने काम नहीं किया, ये मेरा काम नहीं है, ये टेक्नीशियन का काम, समझ गया? इसी तरह आप भी इंजीनियर बनने जा रहे हैं, अभी एज्यूम ना करेंगे आप गाड़ी के मैकेनिक बन जाए। मैकेनिक बनना है तो अभी कोर्स कर ले, महीने में आप बन जाएंगे। 1 महीने में उसके 4 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12 साल इंटर पास करने की जरूरत नहीं है, बीएससी की एमएससी की डिग्री की जरूरत नहीं है, समझ गया? तो सर हमें क्या इससे फायदा क्या होगा, ये हमें सीख के? तो फिर अगर बनेगा, और इंजीनियर की जिम्मेदारी की चीजें सीखे जो हम पढ़ा रहे हैं, ये इस कोर्स के बगैर आप जी इंजीनियर बन सकते। इंजीनियर मैथमेटिक्स, थियरी और बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स एंड साइंस को जानता है, और वो अप्लाई करके वो चीज़ें डिज़ाइन कर सकता है, वो बता सकता है कैलकुलेशन के जरिए कि काम करेगी नहीं करेगी। ठीक है, बाकी बनाना और मैन्युफैक्चर करना ये दूसरे लोगों का काम है, उसमें भी वो दूसरे इंजीनियर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर होते हैं, वो अलग है, वो अलग फील्ड। ठीक है, और वर्कशॉप आपको कराई जाती है, वो भी सिखाई जाती है, उसकी भी आपको उतनी नॉलेज चाहिए
जितनी एक मरतबा ज़िंदगी में कोई जॉब कर लें लेथ मशीन पे, ठीक है, ड्रिल मशीन पे काम करना सीख लें, CNC मशीन पे काम करना सीख लें, वेल्डिंग करना सीख लें और कास्टिंग करना सीख लें। एक एक आइटम या तो आपको अपने हाथ से बनाए या आपको बना के दिखा दिया जाए लैब में, इतना काफ़ी है। ठीक है जी। ठीक सर। इस तरह ड्राइंग है, आप ड्राफ्टमैन नहीं है, आप इंजीनियर हैं। आप ड्राइंग बना सकते हैं, स्केच बना के ड्राफ्टमैन को दे सकते हैं जिसका काम ही रात दिन हाथ से और आजकल ऑटोकैड पे भी काम करते हैं। आपका ये काम नहीं है कि आपको इंजीनियर को जिसको हमने 16 साल पढ़ाया है वो ड्राइंगें बनाना शुरू कर दे, नहीं। आपका काम है उसको डिजाइन करना कि इसमें ड्राइंग में क्या चीज दिखानी है और ड्राइंग सही बनी गलत बनी उसको चेक करना। बाकी टेक्नीशियन का काम है, वो टेक्नीशियन कहलाता है ड्राफ्ट्समैन, समझ गया। लेकिन आपको ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, आपको ऑटोकैड की थ्योरी भी आनी चाहिए, आपको ड्राइंग की थ्योरी भी आनी चाहिए और वो आपको कराई जाती है। और जिंदगी में एक मरतबा जो आप फर्स्ट ईयर में ड्राइंग बनाएंगे उसके अलावा कभी नहीं बनाएंगे, समझ गया। नाउ फॉर इसलिए प्रैक्टिकल को अहमियत देनी चाहिए और जितने कोर्सेज आपको कराए जा रहे हैं उनको ये फंडामेंटल चीज़ें कराना आपका मकसद है। मजीद अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो अपना कोर्स कर लें। ऑटोकैड सीखना है, सीख तो लिया है, लेकिन सीखना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस। मैंने दुनिया के बहुत से सॉफ्टवेयर सीखे हैं, लेकिन मेरा काम नहीं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ कि मैं बैठ के जनाब वो कोडिंग शुरू कर दूँ, लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर दूँ, लोगों को सॉफ्टवेयर बना के बेचना शुरू कर दूँ। वो एक अलग फील्ड है, फिर मुझे इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, समझ गया। सर साइड फन के तौर पे नहीं रख सकते? फन के तौर पर आप सर्कस शो भी कर सकते हैं, आप जाइए सर्कस। हाँ, ये तो हॉबी है। और हॉबी अगर हॉबी आप ले लेंगे, सिंगिंग स्विंगिंग डांसिंग ये भी लोग करते हैं, आप वो सीख लें, तबला बजाना सीख लें, मुझे क्या। Now, it is the amount of steam generated by any boiler at any temperature and pressure in kg of steam per kg of fuel if that steam would have been generated 100 degree centigrade. ये उसकी definition है कि आप देख रहे हैं कि ऊपर है mass of steam generated multiplied by heat supplied to the steam boiler divided by mass of the fuel consumed multiplied by latent heat. Latent heat of vaporization का मतलब होता है वो हीट जो 1 किलो को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपराइज करने के काम आती है। तो एक्चुअली बॉयलर्स आप पढ़ेंगे, ये इस पर हम दोबारा आएंगे, पहले आपको पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। जब बेशुमार क्लासिफिकेशन है बॉयलर की, और बॉयलर हर टेम्परेचर पे कोई 200 डिग्री पे चलाता है स्टीम के, कोई 300 पे प्रोड्यूस करता है, कोई 100 पे प्रोड्यूस करता है, कोई 150 पे प्रोड्यूस करता है। तो इसके प्रेशर टेम्परेचर अलग अलग है, उनकी टाइप्स अलग अलग है, फ्यूल अलग अलग है। तो उसको हम जब कंपेयर नहीं कर सकते, घोड़े को गधे से कंपेयर नहीं कर सकते कि फलां बॉयलर मैंने देखा था फलां फैक्ट्री में, वो तो ये है, उसकी कैपेसिटी ये है, आपकी कैपेसिटी ये है। तो ये देखना था कि वो बॉयलर कितने टेम्परेचर पे कर रहा था, कितने प्रेशर पे कर रहा था। तो उसका फिर हम कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट, कि अगर वही बॉयलर हमारे बॉयलर हो सकता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी में, जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। हमारा बॉयलर ज़्यादा एफिशिएंट हो उस बड़े हाथी से भी बड़े, इस कमरे से भी, बिल्डिंग से भी बड़े बॉयलर को छोटे से बॉयलर बीट कर जाए इस कैपेसिटी में, कि वो जनाब इक्विवेलेंट इवेपोरेशन पर केजी ऑफ फ्यूल, यानी कितनी केजी स्टीम बनाता है पर केजी ऑफ फ्यूल अगर वो स्टीम जनरेट करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका ये मेजर है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। क्लियर। इसके प्रॉब्लम भी आप करेंगे और ये हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी टाइम खत्म हो गया है, तो इसको सर एक क्वेश्चन था, ये ई क्या है? ई मैंने इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का शॉर्टकट मैंने लिखा है, ये पूरा वर्ड ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन नजर आ रहा है। यस यस सर, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एट। आप पूरा लफ्ज दोहराने की बजाय मैंने बस ई कर दिया, मेरी मर्जी, आप कोई और नाम रख लें इसका, यस सर। पूरा लिख दें, इवेप लिख दें या इक्विवेलेंट इवेपोरेटर पूरा लिख दें इवेपोरेशन। तो आप यहाँ जगह नहीं बचेगी और मैं इतना बड़ा खाली लिखने के लिए इक्वेशन के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है जी। ओके सर। ओके, खुदा हाफिज़।